सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में इरेडा से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हमें देखने को मिल रही थी। क्वेरीज दोस्तों यहाँ पर यह है कि कंपनी के अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी कंसिस्टेंट हमें देखने को मिली है और काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें आफ्टर लिस्टिंग, तो भी कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 32% से और प्रॉफिट को 19% से ग्रो किया है। बट इसी पीरियड में अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ तो नहीं, डी ग्रोथ हमें ज़रूर देखने को मिली है। 26% की गिरावट हमें विटनेस करने को मिला है। तो कोई भी कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे ही तो उस कंपनी का शेयर भी ग्रो करता है। बट इस कंपनी के साथ उल्टा क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या है? काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। बेसिकली वो कंफ्यूज हैं जो मार्केट में अभी अभी आए हैं, मार्केट को उतना ज़्यादा समझे नहीं है, सीखे नहीं है। तो चलो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैंने काफ़ी पहले भी बता रखा है और फिर से मैं बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पैसा नहीं बनता है। चाहे वो अच्छी कंपनी हो या ख़राब कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, पैसा तब बनता है जब सही कंपनी में सही समय पे आप पैसा डालो। तो उसके लिए आप क्या देखते हो? उस कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं। वैल्यूएशन अगर ऑल टाइम हाई पे है तो इसका मतलब कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा वहाँ से आपको पैसा बना कर देने के लिए। और ऐसा अगर वो कंपनी नहीं कर पाती है तो उस केस में क्या है कि आपका पैसा बनेगा नहीं, और कोई अनसर्टेनिटी आई तो ऑल टाइम हाई पे है तो वैल्यूएशन टूट भी सकता है, तो उस केस में आपको हो जाएगा नुकसान। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इरेडा का तो लगातार पैसा बन रहा है, इरेडा ने तो लगातार अच्छे रेवेन्यू ने अच्छे प्रॉफिट दिखाए हैं, बट फिर भी इरेडा की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि जब इस कंपनी की आईपीओ हमें देखने को मिल रहे थे तो उस टाइम इस कंपनी की पीई को देखना आप। प्री आईपीओ जो इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थे वो 8.47 के थे। पोस्ट आईपीओ 7.42 हमें देखने को मिलता। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसमें कुछ शॉकिंग जंप हमें देखने को मिली। अभी अगर इस कंपनी के पी को देखोगे तो कितना देखने को मिल रहा है? 24.3 का। और बीच में जब ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था उस टाइम इस कंपनी का पी कितने का था? लगभग 55 का। तो नोट आपको यही चीज़ को करना है, जब ये कंपनी 8.7 की पी पे थी उससे अगर करंट पी को कंपैरिजन करें तो लगभग 3 टाइम्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट? तो जिसने आईपीओ से पहले इस कंपनी को होल्ड कर रखा होगा उसके लिए तो ये कंपनी 3 गुना हो गई है, और जिसने इस कंपनी को 55 की पी पे होल्ड कर रखा होगा उसके लिए तो ये कंपनी 50% नीचे हो गई है। तो हमेशा सिनेरियोज़ को देखो, अभी के सिनेरियोज़ के हिसाब से, पास्ट के सिनेरियोज़ के हिसाब से और फ्यूचर के सिनेरियोज़ के हिसाब से कोई भी कंपनी को एनालिसिस करो, और इसके बेसिस पे डिसाइड हो जाता है कि कंपनी सही टाइम पे है, राइट टू इन्वेस्ट, या फिर गलत टाइम पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो आई होप आपको वैल्यूएशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इरेडा आपको अच्छे नंबर्स के बावजूद भी परफॉर्मेंस क्यों डिलीवर करती हुई देखने को नहीं मिल रही है। और एक और चीज़ मैं समझा देना चाहूँगा, लगातार कंपनी के अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं तो एक टाइम पे कंपनी का 24 का जो पी है वो एक तरह से कंपनी के लिए पूरी तरह से मैनेजेबल होगा। उसके बाद अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे हमें देखने को मिलते हैं तो फिर इसकी परफॉर्मेंस हमें बेटर दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन है, मैंने आपको सीखने के लिए बताया है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों अगर आप मैज़गॉन की बात करें तो मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अभी रिसेंटली जो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुए हैं उसमें प्रोमोटर के स्टेक तो एज इट इज़ हमें अनचेंज देखने को मिले हैं, बट एफआईएस ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है। पिछले 2-3 क्वार्टर से एफआईएस अपने स्टेक्स को लगातार इंक्रीज कर रही थी, बट इस क्वार्टर में एफआईएस ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया 0.6% से। और वही अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली अप किया है, पिछले क्वार्टर में भी अप किया था, बट वो अप का सबसे बड़ा रीज़न था ओएफएस, जिसमें कंपनी के प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी के स्टेक्स को बेचा था और उसी वजह से डीआईएस के स्टेक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। बट अभी एफआईएस ने जो अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है वो स्टेक्स हमें डीआईएस के पास और पब्लिक के पास जाते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, भले एफआईएस ने इस कंपनी में अपनी कन्विक्शंस को थोड़ा कम रखा है, बट अगर हम बात करें इंडिया के मार्केट शेयर के बारे में, ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट के बारे में, तो इंडिया 1% से भी कम का मार्केट शेयर ओन करती है। अगर हम चाइना का रिकॉर्ड देखोगे, मतलब चाइना का रिकॉर्ड देखें तो 62% से ज़्यादा का मार्केट शेयर चाइना ओन करती है। साउथ कोरिया के पास लगभग हमें 21.4% का मार्केट शेयर दिखता है। जापान के पास 8.8% का मार्केट शेयर है और बाकी की जो अदर कंट्रीज़ हैं उसके पास 7.4% का मार्केट शेयर है, जिसमें इंडिया भी आती है। बट नोट करो, इंडिया का मार्केट शेयर 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि इस मार्केट में ग्रोथ तो है भाई। अगर आप काम अच्छा करोगे तो आप एक अच्छा प्रेजेंस इस मार्केट में बना सकते हैं। और इंडिया अगर अच्छा प्रेजेंस बनाती है ग्लोबली तो उस केस में मैज़गॉन जैसी कंपनीज़ हो गई, गार्डन रे शिप बिल्डर जैसी कंपनीज़ हो गई, कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज़ हो गई, उसका प्रेजेंस तो हमें अच्छा बनता हुआ देखने को मिलेगा ही। अब देखो, इंडिया के हिसाब से 2030 तक अभी के टाइम पे वो टॉप 20 में है अगर हम मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो। बट अगर हम बात करें 2030 तक तो इंडिया का टारगेट है कि टॉप 20 से टॉप 10 पोजीशन में आना है। और 2047 तक इंडिया टारगेट कर रही है टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन में उनको आना है। और अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो इनका गोल है कैपेसिटी को 2030 तक 360% से ग्रो करना है। और अगर मान लो ये सारी चीज़ें जो इंडिया का एम है वो अगर अचीव कर लेती है तो उस केस में मैज़गॉन जैसी कंपनीज़ को कई सारे ऑर्डर्स मिलेंगे फ्यूचर में भाई। उसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, जो शिपयार्ड बनाती है, गार्डन रे शिप बिल्डिंग बनाती है, शिप बनाती है मतलब, वो सारी कंपनीज़ को तो अच्छे ऑर्डर्स मिलने ही मिलने हैं अगर इंडिया अपने एम को फुलफ़िल करना चाहती है। भले अगर फुलफ़िल ना कर पाए तो अलग बात हो गया, बट अगर एम के हिसाब से देखें तो ये कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बताया है आपको। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो देखो, बीएससी आज के दिन थोड़ा वीक परफॉर्म करती हुई दिखी क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए थी क्योंकि 52 वीक हाई से कंपनी ठीक ठाक नीचे थी अनसर्टेनिटी की वजह से। बट जो अनसर्टेनिटी था वो जैसे ही क्लियर हुआ तो इन्वेस्टर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया वापस पहले वाली बीएससी की ग्रोथ को देखकर। इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें विटनेस करने को मिली थी और उसी का आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें विटनेस करने को मिला है। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो चलो चलती रहती है मार्केट में, बट कल के दिन बीएससी फोकस में रहेगी क्योंकि कल आएंगे बीएससी के क्वार्टरली रिजल्ट। अब रिजल्ट की बात करें तो जो हमें टर्नओवर्स देखने को मिले हैं उसके बेसिस पे तो क्लियर कट एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और मार्केट इस बार 1000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू उम्मीद कर रही है और 1000 करोड़ का रेवेन्यू अगर रिपोर्ट कर दे बीएससी तो ये अब तक का बेस्ट नंबर कंपनी का होगा रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1000 के मार्क को भी कंपनी क्रॉस कर लेगी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। और अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट में क्यू एन क्यू बेसिस पे गिरावट दिख सकती है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है क्योंकि मार्केट के हिसाब से लास्ट टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने 65% रिपोर्ट किया था वो सस्टेन नहीं करेगा, उसमें गिरावट दिखेगी। और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें उतने ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे जितने हमें कंपनी के रेवेन्यू दिख सकते हैं। 531 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, क्यू एन क्यू बेसिस पे 7 करोड़ कम। और अगर ऐसा नंबर रिपोर्ट होता है तो नो डाउट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर को अच्छा ही माना जाएगा। बाकी देखते हैं मार्केट को कैसा लगता है नंबर। अभी के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दिया। और कल के दिन इस कंपनी के रिजल्ट को अगर आपको देखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ में दोस्तों ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि रिजल्ट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने दोस्तों
बोनस और डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं अपने Q2 के रिजल्ट के साथ। अब देखो डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने इंटरम डिविडेंड दिया है और पहली बार कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की है। नाम है दोस्तों कंपनी का डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेसिकली इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डिस्टॉल लाइक कीजिए, पहले और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।